रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी कविता झांसी की रानी, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी कविता झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता के 3 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हम पूरी कविता के शब्दार्थ, सरलार्थ और व्याख्या कर चुके हैं। इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न अभ्यास में कविता से सबसे पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क भाग में पूछा गया है इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है, और ख भाग में आपसे पूछा गया है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत मिलता है। जब रानी लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव के साथ विवाह होता है, पूरे महल में, पूरी झांसी में खुशियां छा जाती है, बधाइयां बांटी जाती है। लेकिन धीरे धीरे कालगति इस तरीके से आती है कि दुर्भाग्य भी साथ लेकर आती है। गंगाधर राव की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। राजा निसंतान ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। उनको कोई अपना पुत्र नहीं होता है, अपनी संतान नहीं होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव के मरने तथा रानी के विधवा होने से सारी खुशियों का शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। इसीलिए कविता में ये पंक्ति आती है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा घेर कर लाने का अर्थ है दुर्भाग्य का आना। जिस तरह से सौभाग्य आया था रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के विवाह होने से, उसी प्रकार कुछ समय के बाद सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, रानी विधवा हो जाती है और राजा निसंतान मर जाते हैं। ख भाग में हमसे पूछा गया है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। काली घटा घिरने का अर्थ होता है दुर्भाग्य का छाना। जिस प्रकार काली घटाएं घिर कर सूर्य के प्रकाश को ढक लेती है, प्रकाश को कम कर देती है, उसी प्रकार राजा की मृत्यु से झांसी की खुशियां समाप्त हो गई थी, दुख के बादल छाने लगे थे। इसीलिए कहा गया है कि काली घटा घिर आई है। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के समय सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद झांसी की रानी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगती है। अंग्रेजों की नीति थी कि निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था। इसीलिए कहा गया है काली घटा घिर आई है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। चारों तरफ काली घटाएं घिर गई हैं, सूर्य का प्रकाश छिप गया है, सुख के जो पल थे वो बीत चुके हैं, दुख के बादल झांसी पर छा गए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। शुरुआत की पंक्तियों में ही हमने देखा कि भारत को बूढ़ा कहा गया है और फिर नई जवानी के आने की बात कही गई है। ऐसा कवित्री ने क्यों कहा है। अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत बूढ़े की तरह कमजोर हो गया था। जिस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, ऐसे ही अंग्रेजों की गुलामी के कारण ऐसा लगता है भारत के जो लोग हैं वो कमजोर पड़ गए हैं। उनके अत्याचार, उनके अन्याय के आगे बिल्कुल कमजोर दिख रहे हैं। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा कहा है, क्योंकि गुलामी के समय भारत की दशा बहुत शिथिल और साथ में जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात इसलिए कही गई है कि अचानक से अपनी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देशवासियों के मन में एक नया जोश उत्पन्न हो गया है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए हर व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह, एक नई आशा की किरण का संचार हो गया है। संघर्ष करने की शक्ति आ गई है। वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि बूढ़े भारत में अचानक से नई जवानी का संचार हो गया है। पंक्तियां हमारी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सभी व्यक्तियों ने अंग्रेजी सरकार को दूर करने की, फिरंगी को भगाने की मन में ठान ली थी। उनके मन में एक नया जोश था, उत्साह था। इसीलिए ऐसे लग रहा था जैसे बूढ़े भारत में एक बार फिर से नई जवानी का संचार हो गया है।
इसीलिए एक तरफ कवित्री भारत को बूढ़ा कहती है, लेकिन दूसरी ही तरफ नई जवानी का संचार करने की बात भी कहती है कि अचानक से जैसे बूढ़े व्यक्ति के मन में नया जोश आ जाता है, वैसे ही हमारे भारतवासियों के मन में भी क्रांति करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक नया जोश आ गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। इसमें आपने झांसी की रानी के जीवन की पूरी कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, अपने हिसाब से आपने कहानी बनानी है, कैसे कैसे उन्होंने अपना बचपन बिताया, कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और फिर आपने ये भी बताना है कि झांसी की रानी का बचपन कैसा था और आपका बचपन कैसा है, दोनों में अंतर क्या है। आपके बचपन में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, झांसी की रानी अपने बचपन में क्या क्या काम करती थी, कौन कौन से खेल खेलती थी, इसकी आपने तुलना भी करनी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आप इस प्रकार से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सभी लोग उसको मनु कहकर पुकारते थे। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, किले तोड़ना, शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। घमासान युद्ध हुआ क्योंकि लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को अपनी झांसी नहीं देना चाहती थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते, मर्दानी की तरह युद्ध मैदान में लड़ते लड़ते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ये उनके जीवन की कहानी है जो हमने कविता के माध्यम से भी पढ़ी है। इस पूरी कहानी को आपने अपने शब्दों में लिखना है। आप खुद से भी इस कहानी को बनाकर लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे समान खेल नहीं खेलती थी। हम जिस तरह से बचपन में खेल खेलते हैं, आजकल के बच्चे जो खेल खेलते हैं, उनके जो खेल थे वो अलग ही थे। बचपन में वो बर्छी, ढाल, किरपान जैसे हथियारों के साथ खेलती थी। शिवाजी की वीरता की कहानियां उनको याद थी। इसके विपरीत आजकल के जो बच्चे हैं, आपका जो बचपन है उसमें हथियार वगैरह नहीं चलाए जाते हैं। आजकल इस तरह के युद्ध नहीं होते हैं। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर खेलते हैं, बिजली से चलने वाले खिलौनों से खेलते हैं। और आजकल के बच्चे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। उनको अपना राष्ट्रीय गीत, अपना राष्ट्रीय गान, अपनी प्रार्थनाएं बिल्कुल याद होती हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। जब भी राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। उनको और भी महापुरुषों की कहानी याद होती है। लेकिन जो युद्ध किया जाता था, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में जो युद्ध का अभ्यास करती थी, वैसे अभ्यास आज के बच्चे नहीं करते हैं। तो ये सभी बातें आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आपके खेल कैसे हैं, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के खेल बिल्कुल ही अलग थे। तो आपका बचपन और उनका बचपन बिल्कुल ही अलग था। हमारा अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। पूरी कविता में हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी के बारे में बताया गया है, लेकिन बीच बीच में हमने ऐसे पुरुषों के नाम भी देखे हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो 1857 की क्रांति में युद्ध करते हुए मारे गए थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। उन सभी के नाम आपने लिखने हैं और साथ में इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां आप ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, कविता जब हमने पढ़ी थी तो इन पंक्तियों को पढ़ा था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इन सभी पुरुष योद्धाओं का नाम हमारी कविता में लिया गया है। इस कहानी में वीर शिवाजी की गाथाएं रानी लक्ष्मीबाई को याद थी, उनका भी नाम आया है। नाना धुंधु पंत, पेशवा, तात्या, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों का नाम लिया गया है। आगे कुछ प्रश्न हमारे अनुमान और कल्पना शीर्षक से दिए गए हैं। अनुमान और कल्पना शीर्षक क्यों रखा है इस भाग का? क्योंकि आपने अपना अनुमान लगाना है, अपनी कल्पना करनी है और अपनी कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? पूरी कविता को हमने पढ़ा, आपसे पूछा गया है किस जमाने की बात की गई है, किस दौर की बात की गई है। 1857 की क्रांति के समय की ये बात है
और उसके माहौल के बारे में आपको क्या पता चलता है? पूरी कविता पढ़ने के बाद वहाँ कैसा माहौल था, उस दौर में, उस जमाने में कैसा माहौल था? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? पूरी कविता में हमने पंक्तियां देखी हैं, बार बार जो पंक्तियां प्रयोग की गई है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। मर्दानी शब्द झांसी की रानी के लिए क्यों प्रयोग किया गया है? मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने अपने अनुमान और कल्पना से देने हैं। हम सभी जानते हैं हमारी कविता में 1857 की क्रांति के बारे में बात की गई है। कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। उस समय के माहौल के बारे में ये पता चलता है कि देश गुलाम था, अंग्रेजों का हमारे देश पर अधिकार होता जा रहा था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। लोग किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे और साथ में इसीलिए अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए क्रांति करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं और साथ में सभी के दिलों में क्रांति की भावना को जगाते हैं और इसी आधार पर आगे चलकर हमारा देश एक दिन आज़ाद भी होता है। दूसरा हमारा प्रश्न पूछा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? मर्दानी शब्द हम उस औरत के लिए प्रयोग करते हैं जो मर्दों के समान वीरता से युद्ध लड़ती है, मर्दों के समान बहादुरी दिखाती है। और रानी लक्ष्मीबाई एक औरत होते हुए भी पूरे युद्ध के मैदान में मर्दों से बढ़कर लड़ती है, मर्दानी की तरह लड़ती है। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। उस जमाने में युद्ध कौशल, तलवारबाजी करना, ये सभी जो गुण होते थे वो मर्दों में होते थे। मर्द युद्ध कौशल को सीखते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई औरत होते हुए भी ये सारे खेल खेलती है, बचपन में युद्ध कौशल सीखती है, तलवार चलाना सीखती है। ये सारे मर्दों के गुण थे। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, मर्दों की तरह युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसीलिए कवित्री ने लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। ये आगे बढ़ते हैं। खोजबीन। खोजबीन से हमारे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। पहले जमाने में युद्ध लड़ा जाता था तलवारों से, बर्छी से, कृपाण से, कटारी से। आज के जमाने में किस तरह के हथियार रखे जाते हैं, इसका पता लगाइए और इसके बारे में लिखिए। प्यारे बच्चों, युद्ध आज भी होते हैं, लेकिन पहले जमाने के युद्ध में और आज के जमाने के युद्ध में बहुत अंतर आ गया है। आज भी दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं। कभी कभी दो देशों के बीच में तनाव हो जाता है, एक देश दूसरे देश की सीमा में घुस जाता है, घुसपैठ करता है, तो वहाँ पर युद्ध होते हैं। पहले राजाओं के बीच में युद्ध होते थे। राजाओं की बड़ी बड़ी सेना होती थी, उनके पास तलवार होती थी, घोड़े होते थे। लेकिन आजकल उस तरह के युद्ध नहीं होते हैं। आजकल बंदूक होती हैं, तोप होती है, गोला होते हैं, मिसाइलें होती हैं, AK-47 बंदूक होती है, AK-56 का नाम सुना होगा आपने, टैंक होते हैं, पिस्तौल होते हैं, एटम बम यानी बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास के कारण और नए नए हथियार आ गए हैं, जिनकी सहायता से आजकल युद्ध लड़ा जाता है। आजकल घोड़ों पर तलवार की सहायता से युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। आजकल की युद्ध तकनीक जो है वो बदल गई है और इसी हिसाब से जो हथियार हैं वो भी बदल गए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। पहले ज़माने में औरतों को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाता था, ना ही उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के जो खेल थे वो बाकी उनके साथ की जो सहेलियां थी वो नहीं खेलती थी। तो ऐसा क्यों था? आज के ज़माने में क्या औरतों को युद्ध कौशल सिखाए जाते हैं? क्या हमारी भारतीय सेनाओं में आजकल औरतें भाग लेती हैं, युद्ध में भाग लेती हैं? इसके बारे में पता कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आज के दौर में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बदलती हुई जा रही है। हम देख सकते हैं भारतीय सेनाओं में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। सेना के तीनों सैन्य दलों में, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं। इन सबके बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि धीरे धीरे लड़कियां इस प्रकार के कार्यों में भाग ले रही हैं, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन फिर भी बिल्कुल बराबरी का दर्जा तो नहीं है। लेकिन पहले ज़माने की अपेक्षा अगर हम बात करें तो हाँ, लड़कियां धीरे धीरे इन कामों में भाग ले रही हैं, भारतीय सेना में भर्ती हो रही हैं और बड़ी वीरता के साथ युद्ध के मैदान में डटकर दुश्मनों का मुकाबला भी कर रही हैं।
ये लड़कियां वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं तथा वीरांगनाएं कहला रही हैं और धीरे धीरे देश की स्थिति बदल रही है। लड़कियां भी उन सभी कामों को कर रही हैं जो ऐसा माना जाता था कि सिर्फ मर्द कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक के अलावा एनसीईआरटी की तरफ से हमें कोई भी व्याकरण की पुस्तक नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके जो पाठ दिए गए हैं उन्हीं में पाठों के पीछे भाषा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। इसी के साथ साथ हमारी व्याकरण की भी तैयारी होती हुई जाती है। आपने ये बात देखी है कि एनसीईआरटी की तरफ से कोई भी व्याकरण की बुक कक्षा 6 के लिए नहीं जारी की गई है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही वो भाषा की बहुत सारी ऐसी बातें हमें सिखाते हैं। भाषा की बात में बहुत सारे ऐसे प्रश्न देते हैं जिससे कि हमारी व्याकरण की तैयारी साथ साथ हो जाती है। तो भाषा की बात से आइए प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यांशों वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। कुछ वाक्यांश हमें दिए गए हैं, कुछ वाक्य के हिस्से हमें दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। आपने एक बात नोटिस की है यहाँ पर कि बीच में हमने की, का, के इन शब्दों का प्रयोग किया है। 2 शब्दों के बीच में हमने संबंध दिखाने के लिए की, का, के इन शब्दों का प्रयोग किया है। का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। कहीं पर का, कहीं पर के और कहीं पर की। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। इन शब्दों के बीच में हमने का, के, की शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। प्यारे बच्चों, आप कारक के बारे में जानते हैं और कारक चिन्ह के बारे में भी जानते हैं। कारक जो होते हैं वो ऐसे प्रसर्ग होते हैं जो 2 शब्दों के बीच में संबंध दिखाते हैं। और कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह के आपने विभक्ति चिन्ह भी देखे हैं और इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो का, के और की संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं या विभक्ति भी हम कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। 2 शब्दों के बीच में संबंध दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। की विभक्ति का प्रयोग हम स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा शब्दों के बीच में करते हैं। पुल्लिंग संबंधी संज्ञा शब्दों के बीच में का प्रयोग करते हैं और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा शब्दों के बीच में हम के का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। आइए सबसे पहले का विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हमने इसका प्रयोग किया है, जैसे कि मिट्टी का घरौंदा। घरौंदा जो है एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। इसके संबंध को दिखाने के लिए, मिट्टी के साथ संबंध को दिखाने के लिए हमने का विभक्ति का प्रयोग किया है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा किसका है? मिट्टी से बना हुआ है और बीच में हमने का विभक्ति लगाई है जो कि संबंध कारक की विभक्ति है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए इसका प्रयोग हमने किया है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है, एक वचन है और किसका पत्थर है? मील का पत्थर है, इसलिए बीच में हमने का विभक्ति का प्रयोग किया है मील और पत्थर के बीच में संबंध दिखाने के लिए। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है, एक वचन है और इसका संबंध हमने नहाने से दिखाया है। साबुन किसका है? नहाने का है, नहाने का साबुन। के का प्रयोग, के का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। जब एक से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पर हम के का प्रयोग करते हैं। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। रेशमा के बच्चे, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है? के का प्रयोग किया है। बनारस के आम, आम भी बहुत ज़्यादा है, बनारस के आमों की बात की जा रही है, बहुवचन है और साथ में पुल्लिंग है, तो बीच में हमने कौन सा विभक्ति लगाया है? के। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक शब्दों के रूप में हम करते हैं। झांसी की रानी, रानी हमारा स्त्रीलिंग है, झांसी की रानी, तो बीच में हमने लगाया है की विभक्ति। पेड़ की छाया, छाया भी हमारा स्त्रीलिंग है, तो पेड़ और छाया के बीच में संबंध दिखाने के लिए हमने की लगाया है। कहने का अर्थ है की का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के साथ करते हैं, के का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं और का प्रयोग हम पुल्लिंग के साथ करते हैं। का प्रयोग पुल्लिंग लेकिन एक वचन होना चाहिए, की का प्रयोग स्त्रीलिंग लेकिन एक वचन होना चाहिए और के का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। और अंत में पढ़ने को आपके लिए कुछ दिया गया है। प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता पढ़ सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से भी आप इनको ढूंढकर पढ़ सकते हैं।
प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने झांसी की रानी कविता के अभ्यास के सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। पूरी कविता को आप अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? झांसी की रानी कविता की कवित्री का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक आपका उत्तर है। आप मैसेज करके बताइए। रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? 4 आपके पास विकल्प है, चारों में से एक उत्तर सही है। आपको मैसेज करके बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, कवित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी? मराठों के मुंह से, बुंदेलों के मुंह से, अपने अध्यापक के मुंह से या कवियों के मुंह से? एक उत्तर सही है। आपने मैसेज करके बताना है। अगला प्रश्न है आपसे, नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद, झांसी, कानपुर या ग्वालियर? लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल था नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना या उपयुक्त सभी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैसेज करके मुझे बताना है। मुझे पूरा विश्वास है आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से जानते हैं। पूरी कविता को आप अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।